आजकल कंपनियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है? सिर्फ पैसा कमाना? हाँ, वो तो है ही। हम्म। लेकिन शायद उससे भी बड़ी चुनौती है अच्छे कर्मचारियों को, मतलब जो टैलेंटेड लोग हैं उन्हें कंपनी में रोक कर रखना। बिल्कुल, रिटेंशन। हाँ, रिटेंशन। जब कोई काबिल एम्प्लॉय नौकरी छोड़ता है तो कंपनी को सिर्फ एक सीट खाली होने का दुख नहीं होता। असल में पैसा और समय दोनों का बड़ा नुकसान होता है। बिल्कुल सही कहा। नया बंदा ढूंढो, उससे ट्रेन करो, इसमें कॉस्ट बहुत है। हाँ, कॉस्ट काफी आती है। कहते हैं कभी कभी तो जाने वाले की सालाना सैलरी का 25 से 50% तक लग जाता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। किसी भी कंपनी की असली ताकत तो उसके लोग ही होते हैं। और इसी चुनौती का मतलब अच्छे लोगों को जोड़ने और रोके रखने का एक काफी इंटरेस्टिंग तरीका है जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। अच्छा। हाँ, ये है LIC की एम्प्लॉयर एम्प्लॉय इंश्योरेंस स्कीम। अच्छा, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय इंश्योरेंस स्कीम, नाम तो सुना है। सुनने में तो काफी काम का लग रहा है। तो ये स्कीम आखिर है क्या और ये काम कैसे करती है? क्या इससे सच में कंपनी और एम्प्लॉय दोनों को फायदा होता है? हाँ बिल्कुल। ये एक ऐसा इंतजाम है, एक अरेंजमेंट है जिसमें कंपनियां अपने खास या कह लें महत्वपूर्ण कर्मचारियों के लिए जीवन बीमा मतलब लाइफ इंश्योरेंस खरीदती हैं। ओके। इससे देखिए एम्प्लॉय को एक सुरक्षा मिलती है ना। कंपनी को टैक्स में बचत हो सकती है और अक्सर एम्प्लॉय कंपनी छोड़कर जाने से पहले 2 बार सोचता है। चलिए इसको थोड़ा और समझते हैं। हाँ हाँ जरूर। तो सबसे पहले ये बताएं, ये स्कीम चलती कैसे है, मतलब होता क्या है इसमें? तरीका काफी सीधा है देखिए। कंपनी जिसे हम एम्प्लॉयर कहेंगे हम्म। वो अपने कर्मचारी यानी एम्प्लॉय के नाम पर LIC से एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेती है। ठीक है। पॉलिसी का प्रीमियम कौन भरता है? कंपनी भरती है। ओके, कंपनी भरती है। हाँ, और बीमा क्योंकि कर्मचारी के जीवन का है, तो अगर भगवान न करे कर्मचारी की डेथ हो जाती है तो बीमा का जो भी पैसा है वो उसके परिवार को मतलब नॉमिनी को मिल जाता है। ठीक है, ये तो सामान्य जीवन बीमा जैसा ही लग रहा है। लेकिन इसमें वो रिटेंशन वाली बात, मतलब एम्प्लॉय को रोकने वाली बात कैसे आई? सिर्फ बीमा देने से कोई रुकेगा क्यों? हाँ, अच्छा सवाल है। यहीं पर इस स्कीम की खासियत है, थोड़ी चालाकी है कह सकते हैं। अच्छा। कंपनी पॉलिसी खरीदते ही उसे एम्प्लॉय के नाम पर ट्रांसफर तो कर देती है, पर एक शर्त के साथ। इसे कहते हैं कंडीशनल असाइनमेंट। कंडीशनल असाइनमेंट मतलब कुछ शर्तों के साथ सौंपना। शर्त आमतौर पर यह होती है कि एम्प्लॉय को पॉलिसी का पूरा फायदा, जैसे मैच्योरिटी पर मिलने वाला पैसा या मान लीजिए पॉलिसी बीच में सरेंडर करनी हो, तो उसकी जो वैल्यू है हाँ। वो तभी मिलेगी जब वो कंपनी में एक तय समय तक, मान लीजिए 5 साल या 7 साल काम करेगा। ये टाइम पीरियड पहले से तय होता है? अच्छा, अगर वो शर्त पूरी होने से पहले नौकरी छोड़कर चला जाता है तो हो सकता है उसे पॉलिसी से कुछ ना मिले या बहुत कम मिले। ये कंपनी और एम्प्लॉय के बीच अग्रीमेंट पर डिपेंड करता है। अरे वाह, तो ये है वो हुक। मतलब एम्प्लॉय के सामने एक सॉलिड कारण आ जाता है कि भाई कुछ साल और रुक जाओ तो एक अच्छा खासा अमाउंट मिल सकता है। बिल्कुल, एक गोल्डन हैंडकफ्स जैसा कह सकते हैं। हाँ, सही शब्द है। और आपने शुरू में टैक्स बचाने की बात भी कही थी। हाँ बिल्कुल, ये स्कीम एक तरह से 3 चीजों का संगम है। एम्प्लॉय वेलफेयर मतलब कर्मचारी का भला, उसका रिटेंशन यानी उसे कंपनी में रोके रखना, राइट। और कंपनी और एम्प्लॉय दोनों के लिए टैक्स में बचत। लेकिन एक सवाल मन में आ रहा है, कंपनियां एम्प्लॉयज को खुश रखने के लिए बोनस देती हैं, सैलरी हाइक देती हैं, तो फिर ये बीमा पॉलिसी वाला रास्ता ही क्यों? इसमें ऐसा क्या अलग है? देखिए, सैलरी हाइक या बोनस अच्छा तो लगता है, पर वो अक्सर या तो एक बार की खुशी होती है या फिर रोज के खर्चों में कहीं ना कहीं मिल जाती है, पता भी नहीं चलता। हाँ, ये तो है। लेकिन एक बीमा पॉलिसी, खासकर जब वो लंबे समय के लिए हो, तो एम्प्लॉय उसे एक बड़े और कह सकते हैं कंसिस्टेंट बेनिफिट की तरह देखता है। ये दिखाता है कि कंपनी सिर्फ उसकी आज की जरूरत का नहीं बल्कि उसके फ्यूचर का, उसके परिवार की फाइनेंशियल सिक्योरिटी का भी ध्यान रख रही है। अच्छा। तो ये सिर्फ पैसे की बात नहीं रह जाती, ये एक तरह का भरोसा जताने का, एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट दिखाने का तरीका बन जाता है। और शायद ये कुछ चुने हुए बहुत खास एम्प्लॉयज को अलग से रिवॉर्ड देने का भी अच्छा तरीका है। मतलब बजाय सबको छोटा छोटा बोनस देने के, जो लोग कंपनी के लिए वाकई बहुत जरूरी हैं, जो की एम्प्लॉयज हैं, उन्हें ये खास बेनिफिट दिया जाए। भटक सकता है, ये उन्हें स्पेशल फील कराता है। और जैसा हमने कहा, टैक्स के फायदे तो हैं ही, जिनकी बात हम अभी डिटेल में करेंगे। तो कुल मिलाकर ये सिर्फ एक इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं रह जाती, ये कंपनी और उसके अहम एम्प्लॉय के बीच एक लंबे भरोसेमंद रिश्ते का सिंबल बन जाती है। ये तो ठीक है, पर क्या हर तरह की कंपनी ये स्कीम ले सकती है?
मतलब कोई छोटी दुकान वाला भी ले सकता है या सिर्फ बड़ी लिमिटेड कंपनियां ही एलिजिबल हैं? नहीं, अच्छी बात यह है कि लगभग हर तरह का बिजनेस ये स्कीम ले सकता है, चाहे वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो या प्राइवेट लिमिटेड, अच्छा। पार्टनरशिप फॉर्म हो या फिर प्रोप्राइटरशिप कंसर्न, मतलब एक अकेले मालिक वाली दुकान या छोटी कंपनी भी, सभी ये स्कीम अपने एम्प्लॉइज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, ये बढ़िया है, पर इसमें कोई शर्तें भी होती होंगी? मेरा मतलब है कहीं ऐसा तो नहीं कि कंपनी का मालिक ही खुद को एम्प्लॉय दिखाकर सारा फायदा ले ले? हाँ, बिल्कुल सही सोचा आपने। इसके गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए कुछ जरूरी शर्तें रखी गई हैं। LIC ने रूल्स बनाए हैं। क्या शर्तें? पहली शर्त ये है कि जिस एम्प्लॉय के लिए पॉलिसी ली जा रही है, कंपनी में उसकी खुद की हिस्सेदारी मतलब शेयर होल्डिंग 51% से कम होनी चाहिए। ओके, 51% से कम। हाँ, और दूसरी शर्त है कि उस एम्प्लॉई, उसकी वाइफ या हस्बैंड और उसके माइनर बच्चों की मिलाकर टोटल शेयर होल्डिंग कंपनी में 71% से कम होनी चाहिए। अच्छा, 71% टोटल। जी, इन नियमों से ये पक्का होता है कि स्कीम का फायदा सही मायने में एम्प्लॉइज को मिले, न कि सिर्फ कंपनी के मालिक को या उनके परिवार को ही मिलता रहे। ये तो जरूरी कंट्रोल है। अब ये बताइए, कंपनी कितने अमाउंट की पॉलिसी ले सकती है एम्प्लॉय के लिए? क्या इसकी कोई लिमिट है या जितनी मर्जी उतनी बड़ी पॉलिसी ले लो? नहीं, इसकी एक लिमिट होती है, मतलब अनलिमिटेड नहीं है। ये कुछ बातों पर निर्भर करता है, जैसे एम्प्लॉय की उम्र कितनी है, उसकी सालाना कमाई यानी एनुअल इनकम क्या है, अच्छा। और कंपनी कितना प्रीमियम भर रही है। क्योंकि ध्यान देने वाली बात यह है कि कंपनी जो प्रीमियम भरती है उसे टैक्स के नियमों के हिसाब से एम्प्लॉय की इनकम का ही एक हिस्सा माना जाता है। अच्छा। एक तरह की सुविधा या पक्विजिट कहते हैं इसे। ओके। तो बीमा की रकम तय करते वक्त इन सब बातों का ध्यान रखना होता है। साथ ही LIC के अपने अंडरराइटिंग रूल्स भी होते हैं कि वो किसी व्यक्ति को कितना बीमा दे सकते हैं उसकी हेल्थ वगैरह देखकर। और क्या कोई खास तरह की LIC पॉलिसी ही लेनी पड़ती है स्कीम में या कोई भी पॉलिसी चलेगी? नहीं, इसमें काफी फ्लेक्सिबिलिटी है, मतलब काफी ऑप्शंस है। जी। LIC के लगभग सभी जाने माने प्लान्स इस स्कीम के तहत लिए जा सकते हैं। जैसे एंडाउमेंट प्लान्स हैं जो बीमा के साथ सेविंग्स भी देते हैं, मनी बैक प्लान्स हैं जिनमें बीच बीच में कुछ पैसा वापस मिलता रहता है, होल लाइफ प्लान्स भी हैं जो पूरी जिंदगी कवर देते हैं, टर्म इंश्योरेंस प्लान्स भी ले सकते हैं जो कम प्रीमियम में ज्यादा कवर देते हैं। अच्छा, टर्म प्लान भी? हाँ, टर्म प्लान भी। यहाँ तक कि यूनिट लिंक्ड प्लान यानी यूलिप्स भी लिए जा सकते हैं अगर कंपनी चाहे तो चॉइस काफी है। कंपनी अपनी जरूरत, बजट और एम्प्लॉय की प्रोफाइल के हिसाब से बेस्ट प्लान चुन सकती है। ठीक है। अब मान लीजिए कोई कंपनी ये स्कीम लेना चाहती है, तो उसे करना क्या होगा? ये प्रोसेस आसान है या इसमें काफी कागजी कार्रवाई और झंझट है? देखिए, प्रोसेस थोड़ी डिटेल्ड जरूर है पर सीधी है, मुश्किल नहीं कह सकते। मोटे तौर पर कुछ मेन स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले एक प्रपोजल फॉर्म भरना होता है। LIC का फॉर्म नंबर 300 या 340 होता है शायद। उसके साथ इस एम्प्लॉयर एम्प्लॉई स्कीम के लिए एक खास पन्ना या फॉर्म जुड़ता है जिसे अडेंडम कहते हैं। ओके, फॉर्म और एडेंडम। हाँ, फिर कंपनी को अपने लेवल पर एक फैसला लेना होता है। अगर प्राइवेट या पब्लिक लिमिटेड कंपनी है तो आमतौर पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में एक प्रस्ताव पास करना होता है जिसे बोर्ड रेजोल्यूशन कहते हैं। अच्छा, बोर्ड रेजोल्यूशन। जी, उसमें लिखा होता है कि कंपनी ये पॉलिसी फलां एम्प्लॉय के लिए लेना चाहती है और कौन सा ऑफिसर साइन करने के लिए ऑथराइज्ड है। पार्टनरशिप या प्रोप्राइटरशिप में भी इसी तरह का एक लिखित फैसला होता है। फिर LIC एम्प्लॉय की हेल्थ, उम्र वगैरह की जांच करती है, जैसे किसी भी नॉर्मल पॉलिसी में होता है। उसे अंडरराइटिंग कहते हैं, मतलब रिस्क देखना। राइट, अंडरराइटिंग। और सबसे जरूरी स्टेप, जैसे ही पॉलिसी इशू होती है, कंपनी को तुरंत उसे एम्प्लॉय के नाम कंडीशनली असाइन करना होता है, मतलब उन शर्तों के साथ सौंपना होता है जिनकी हमने बात की थी, जैसे इतने साल नौकरी करने की शर्त। ओके। ये शर्त असाइनमेंट के कागजात में साफ साफ लिखी जाती है और प्रपोजल फॉर्म पर ऑथराइज्ड पर्सन के साइन और कंपनी की सील यानी मोहर जरूरी होती है। चलिए, ये प्रोसेस तो समझ आ गया। अब आते हैं उस मुद्दे पर जिसका शायद सबको सबसे ज्यादा इंतजार रहता है, टैक्स बेनिफिट्स। हाँ, बिल्कुल। इसमें किसको क्या और कैसे फायदा होता है, ये जरा आसान भाषा में समझाइए। हाँ, यही तो इस स्कीम का सबसे बड़ा अट्रैक्शन है। और अच्छी बात यह है कि इसमें कंपनी और एम्प्लॉय दोनों के लिए टैक्स के फायदे हैं। अच्छा, दोनों के लिए? हाँ, पहले कंपनी की बात करते हैं। कंपनी जो भी प्रीमियम भरती है उससे वो अपने बिजनेस के खर्चे के तौर पर दिखा सकती है, इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 37(1) के तहत।
सेक्शन 37(1). हाँ, इसे एम्प्लॉय वेलफेयर या रिटेंशन पर किया गया जायज बिजनेस खर्च माना जाता है। ओके। तो जब ये खर्चा कंपनी के प्रॉफिट में से घटाया जाता है तो कंपनी का टैक्सेबल प्रॉफिट कम हो जाता है और इस तरह कंपनी को कम टैक्स देना पड़ता है। मतलब सीधी सीधी टैक्स की बचत। ये तो कंपनी के लिए बढ़िया हो गया। बिल्कुल। अब एम्प्लॉय के लिए देखते हैं। हाँ, एम्प्लॉय का क्या फायदा है? कंपनी जो प्रीमियम भरती है वो टेक्निकल तौर पर एम्प्लॉय के हाथ में एक सुविधा या परक्विजिट मानी जाती है और उसकी टैक्सेबल इनकम में जोड़ी जाती है सेक्शन 17(2)(v) के तहत। अच्छा, तो इनकम में जुड़ गया, फिर फायदा कैसे हुआ? हाँ, इनकम में जुड़ता है, लेकिन अच्छी बात यह है कि एम्प्लॉइज प्रीमियम अमाउंट पर इनकम टैक्स में छूट क्लेम कर सकता है, जैसे वो खुद भरे गए प्रीमियम पर करता है। आमतौर पर सेक्शन 80C के तहत जो छूट मिलती है वो यहाँ भी अप्लाई हो जाती है। अच्छा, मतलब इनकम में जुड़ा पर दूसरी तरफ छूट भी मिल गई। एग्जैक्टली। तो नेट इफेक्ट काफी कम हो जाता है या निल हो सकता है उस प्रीमियम अमाउंट पर। और सबसे बड़ा फायदा एम्प्लॉई के लिए ये है कि जब पॉलिसी मैच्योर होती है, मतलब उसका समय पूरा होता है, हाँ, या अगर डेथ बेनिफिट मिलता है परिवार को, तो वो जो पैसा मिलता है वो सेक्शन 10(10)(d) के तहत पूरी तरह टैक्स फ्री होता है। पूरी तरह टैक्स फ्री? हाँ, बस एक छोटी सी शर्त होती है कि सालाना प्रीमियम बीमा की रकम, जिसे सम अशोर्ड कहते हैं, कि 10% से ज्यादा ना हो। पर ज्यादातर पॉलिसीज में ये शर्त पूरी हो जाती है। अरे वाह, मतलब कंपनी का भी टैक्स बचा क्योंकि प्रीमियम खर्चा माना गया, एम्प्लॉय को भी प्रीमियम अमाउंट पर टैक्स छूट मिल गई और आखिर में जो मोटा पैसा मिला वो भी टैक्स फ्री। जी हाँ, ये तो वाकई दोनों के लिए फायदे का सौदा लग रहा है। एक परफेक्ट विन विन सिचुएशन। बिल्कुल बिल्कुल। तो कुल मिलाकर कंपनियों के लिए ये स्कीम इतनी फायदेमंद क्यों है? एक बार फिर से अगर सम अप करें तो? जरूर। कंपनियों के नजरिए से देखें तो मेन फायदे ये हैं। पहला, प्रीमियम पेमेंट बिजनेस एक्सपेंस माना जाता है, जिससे टैक्स कम होता है। दूसरा, इससे कंपनी का जो नेट टैक्स का पैसा बाहर जाता है वो कम हो जाता है। राइट। तीसरा, ये एम्प्लॉयज की केयर और उनके फ्यूचर की सिक्योरिटी दिखाता है। इससे कंपनी की इमेज अच्छी बनती है कि भाई ये कंपनी अपने लोगों का ध्यान रखती है। हाँ, गुडविल बढ़ती है। बिल्कुल। चौथा, एम्प्लॉय के परिवार के लिए एक मुश्किल समय में काम आने वाली फाइनेंशियल एसेट बन जाती है। और पांचवा और शायद सबसे इम्पोर्टेंट आज के माहौल में, वो रिटेंशन वाला पॉइंट। एग्जैक्टली। इससे एम्प्लॉय की कंपनी के प्रति लॉयल्टी बढ़ती है और उसके कंपनी में टिके रहने यानी रिटेंशन की संभावना काफी बढ़ जाती है। ये उस शुरुआती प्रॉब्लम का सीधा जवाब है जिसकी हमने बात की थी, अच्छे एम्प्लॉयज को खोने का डर और उसका भारी खर्च। हाँ, क्योंकि उसे दिख रहा है कि रुकने पर एक बड़ा टैक्स फ्री अमाउंट मिलेगा। बिल्कुल। तो वो जल्दी से नौकरी छोड़ने का फैसला नहीं लेता। एक सवाल और, क्या कंपनी के डायरेक्टर्स के लिए भी ये स्कीम उतनी ही फायदेमंद है? मान लीजिए कंपनी अपने किसी डायरेक्टर के लिए पॉलिसी लेती है, टैक्स का क्या होगा? हाँ, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और यहाँ थोड़ा ध्यान देना जरूरी है। कई बार ऐसा देखा गया है कि अगर कंपनी अपने डायरेक्टर के लिए इस स्कीम के तहत पॉलिसी लेती है तो टैक्स डिपार्टमेंट प्रीमियम को सेक्शन 37(1) के तहत बिजनेस खर्च मानने पर ऑब्जेक्शन कर सकता है। अच्छा, क्यों? उनका तर्क ये हो सकता है कि डायरेक्टर तो कंपनी का मालिक या अहम हिस्सा है और ये पॉलिसी उसके पर्सनल बेनिफिट के लिए ज्यादा है, न कि पूरी तरह से बिजनेस के लिए किया गया खर्च, खासकर अगर डायरेक्टर की कंपनी में अच्छी खासी शेयर होल्डिंग है। ओहो, तो फिर डायरेक्टर्स के लिए क्या रास्ता है? क्या वो स्कीम का फायदा नहीं उठा सकते? फायदा उठा सकते हैं, लेकिन शायद एक ज्यादा सेफ और क्लीन तरीका ये हो सकता है कि कंपनी डायरेक्टर की सैलरी या रेम्यूनरेशन औपचारिक रूप से बढ़ा दे। ओके, सैलरी बढ़ा दें। हाँ, फिर डायरेक्टर उस बड़ी भी सैलरी से खुद अपने लिए एक पर्सनल इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद ले और उसका प्रीमियम भरे। अच्छा। इसे टैक्स वाला जो ग्रे एरिया है, जो कंफ्यूजन है, वो खत्म हो जाता है। कंपनी बढ़ी हुई सैलरी को तो अपने खर्चे में दिखा ही सकती है और डायरेक्टर को पर्सनल पॉलिसी के सारे फायदे मिल जाएंगे, टैक्स बेनिफिट्स वगैरह। ये टैक्स के नजरिए से ज्यादा सीधा रास्ता हो सकता है, खासकर डायरेक्टर्स के लिए। ये जानना जरूरी था। अब मान लीजिए कोई कंपनी ओनर या HR हेड इस बारे में सोच रहा है, तो उसे इसे किस नजरिए से देखना चाहिए? कैसे डिसाइड करे कि ये उसके लिए सही है या नहीं? सोचने का एक अच्छा तरीका ये हो सकता है कि वो खुद से पूछें, मेरी कंपनी में वो कौन लोग हैं जिनके बिना मेरा काम सच में अटक सकता है, या अगर मेरा कोई सबसे भरोसेमंद की एम्प्लॉई कल चला जाए तो मुझे कितना फर्क पड़ेगा।
फिर इस बात पे गौर करें कि एक अच्छे एम्प्लॉय को रिप्लेस करने में असल में कितना खर्च आता है। जैसा हमने शुरू में कहा, ये उसकी सालाना सैलरी का 25% से 50% या शायद ज्यादा भी हो सकता है। हाँ, इसमें भर्ती का खर्च, ट्रेनिंग का खर्च और जब तक नया बंदा पूरी तरह प्रोडक्टिव नहीं होता तब तक होने वाला प्रोडक्टिविटी का नुकसान सब शामिल है। हाँ, ये आंकड़ा वाकई सोचने पर मजबूर करता है। और फिर इस स्कीम को उस खर्च को बचाने का एक उपाय की तरह देखा जा सकता है ना? बिल्कुल। फिर ये स्कीम एक सोल्यूशन की तरह सामने आती है। आप एक उदाहरण से समझ सकते हैं। हाँ, बताइए। मान लीजिए कंपनी अपने एक की एम्प्लॉय के साथ 5 साल जुड़े रहने का एक तरह का अग्रीमेंट करती है। कंपनी उसकी सैलरी का मान लीजिए 10% हर साल प्रीमियम के तौर पर इस स्कीम में डालती है। ओके, 10% प्रीमियम। हाँ, पॉलिसी एम्प्लॉय को इस शर्त पर दी जाती है कि पूरा फायदा 5 साल पूरे होने पर ही मिलेगा। अब एम्प्लॉय को ये कैसे दिखेगा? अगर वो 5 साल रुकता है तो उसे अपनी मौजूदा सालाना सैलरी के लगभग बराबर या शायद उससे ज्यादा भी रकम एक मुश्त मिल सकती है। सैलरी के बराबर? कैसे? ऐसे कि 5 साल में कंपनी ने उसकी सैलरी का कुल 50% प्रीमियम भरा, 10% हर साल के हिसाब से। है ना? हाँ, 50% और साथ में LIC पॉलिसी पर जो बोनस या मुनाफा जमा हुआ वो भी मिलेगा, जो 5 साल में काफी अच्छा हो सकता है। तो ये उसके लिए एक बहुत बड़ा इंसेंटिव यानी प्रोत्साहन होगा कंपनी में बने रहने के लिए। ये तो बहुत ही आकर्षक तरीका है रिटेंशन का। बिल्कुल। तो आज की इस गहरी चर्चा से ये तो साफ है कि LIC की एम्प्लॉय इंश्योरेंस स्कीम सिर्फ एक बीमा पॉलिसी भर नहीं है। ये कंपनियों के लिए, खासकर आज के कॉम्पिटिटिव माहौल में, एक सोचा समझा स्ट्रैटेजिक टूल हो सकता है। बिल्कुल सही कहा। ये टैक्स बचाने, अपने बेस्ट एम्प्लॉयज को कंपनी में बनाए रखने और उनकी और उनके परिवार की देखभाल करने का एक बहुत इफेक्टिव तरीका है। ये दिखाता है कि कंपनी सिर्फ अपने प्रॉफिट की नहीं, अपने लोगों की भी फिक्र करती है। और एम्प्लॉयज के लिए, उनके लिए ये परिवार की फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, लॉन्ग टर्म में एक अच्छी सेविंग है और कंपनी के साथ एक मजबूत कनेक्शन का एहसास दिलाता है। ये सचमुच एक ऐसी सिचुएशन है जहां दोनों का फायदा है, विन विन। हाँ, विन विन। आज के दौर में जहाँ अच्छा टैलेंट ढूंढना और उसे संभाल कर रखना उतना ही जरूरी हो गया है जितना बिजनेस बढ़ाना, ये स्कीम वाकई बहुत काम की लगती है। मुझे लगता है छोटी बड़ी हर तरह की कंपनियों को कम से कम इस पर विचार जरूर करना चाहिए। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं सभी बिजनेस ओनर्स और मैनेजर्स के लिए। हाँ, क्या आपकी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे लोग हैं जिनके जाने से काम पर बड़ा असर पड़ सकता है? और क्या उन्हें रोके रखने के लिए सिर्फ सैलरी बढ़ाने के ट्रेडिशनल तरीकों से हटकर ऐसे कुछ नए और क्रिएटिव तरीकों पर भी विचार किया जा रहा है? या ये सोचें कि जब कोई कंपनी अपने एम्प्लॉयज के फ्यूचर की सिक्योरिटी के बारे में इतना सोचती है, तो क्या इससे सिर्फ उनकी लॉयल्टी बढ़ती है या फिर काम करने का पूरा माहौल, कंपनी का कल्चर भी और बेहतर होता है? सोचने वाली बात है। आजकल